जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उद्भव IAS। इन द प्रीवियस वीडियो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 तक कंप्लीट कर लिया था। आज से हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और तब से लेकर इंडिपेंडेंस तक की जो स्टोरी है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कंटिन्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बैकग्राउंड हमने देख लिया था। आई होप आपको याद होगा, है ना। जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट हुई और फिर गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ, इन सब का डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में और फिर एक कानून पारित किया जाता है जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसके आगे से अब शुरू करते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पे आता है कि क्या क्या क्लॉजेस थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसने क्या कही, इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हैं इसे अच्छे से। ठीक है, इसमें कहा गया था कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी, यस, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी कहाँ पर, एट सेंट्रल लेवल। ठीक है, एंड अबॉलिशमेंट ऑफ द सेम एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट सेंट्रल लेवल एंड अबॉलिशमेंट ऑफ द सेम डायरकी एट प्रोविंशियल लेवल। यही बात साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस चीज़ का प्रपोजल रखा था और यहाँ पे वो बात मानी भी जाती है। ठीक है, 1919 के अंदर हमने ये क्लॉज देखा था। आई होप आपको याद होगा, ना हो तो फिर से एक बार जाके वीडियो देख लेना, रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अबॉलिशमेंट ऑफ काउंसिल फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। काउंसिल फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, ये कौन से काउंसिल की बात हो रही है, याद है आपको। 1858 के अंतर्गत जब एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस लाया गया, 57 का रिवॉल्ट हुआ था, याद है सबको। उसके बाद जो उसका रिटेलिएटरी एक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से, उसमें जो एक्ट लाया गया उसके अंदर एक काउंसिल बनाई गई थी टू एडवाइस द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसी काउंसिल को अब अबॉलिश किया जाता है। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत इसे अबॉलिश किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज हो गया। अब चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस रिप्रेजेंटेटिव, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑटोनॉमस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहाँ पर, एट प्रोविंशियल लेवल। ठीक है, एट प्रोविंशियल लेवल, मतलब ये कि सारे ही जो सब्जेक्ट्स थे अब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने खुद से देखेगी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी पूरी मिलेगी उनको। पोर्टफोलियोज के जो मिनिस्टर्स थे वो भी अब खुद इलेक्ट होके आएंगे वहीं से। ठीक है, कोई भी रिजर्व्ड या ट्रांसफर सब्जेक्ट वाला प्रोविज़न यहाँ पे नहीं था। हमने पढ़ा था ना, रिजर्व लिस्ट थी, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जो सिर्फ वाइसरॉय के हाथ में थे। अब वो सारा खेल यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब एक बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ी सी टेक्निकलिटी यहाँ पे है। प्रोविंसेस को ये तो ऑटोनॉमी दे दी जाती है कि ठीक है आप अपने हिसाब से अपने कानून बनाइए, लेकिन होता क्या है पता है, इन्हीं प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, इन्हीं प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे वो कहाँ से आएंगे, उन्हें ब्रिटिशर्स खुद नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, प्रोविंसेस के गवर्नर्स को नॉमिनेट कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट खुद करेगी। और अब ये गवर्नर है वो किसको अकाउंटेबल होगा, वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होगा ब्रिटिश क्राउन को।
अब ज़रा बात को समझिए कि भले ही आपने पूरी ऑटोनॉमी प्रोविंसेस को अपने हाथ में दे दी है, लेकिन जब भी कोई एक्ट वगैरह बन के जाएगा फाइनल एक्शन के लिए किसके पास, गवर्नर के पास। और गवर्नर को अगर वो एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एजेंडा के अगेंस्ट में लगता है तो क्या करेगा, उसी डिसीजन के ऊपर अपना वीटो लगा देगा। मतलब ये कि अल्टीमेटली वो डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा प्रोविंसेस के अंतर्गत। मतलब ये कि दिखाने के लिए तो हमें यहाँ पे ऑटोनॉमी दे दी, लेकिन अल्टीमेट पावर अब भी किसके पास है, गवर्नर के पास है। वो जब चाहे तब अपना वीटो लगा सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे है, यहाँ से हमें ले जाना है कि हमारे आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ फ्रेंचाइज। मतलब ये कि जो पहले भारत की 3% आबादी वोट कर सकती थी ना, अब उसे ही बढ़ाकर 14% किया गया। मतलब अब 14% लोग जो थे वो वोट कर सकते थे इलेक्शंस के अंतर्गत। कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अगर उन दिनों के हालातों को अगर हम देखें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो डेमोग्राफी है उसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, किस तरह से होते हैं समझते हैं। सिंध जो है वो किसका हिस्सा हुआ करता था, बॉम्बे का, लेकिन अब उसे सेपरेट कर दिया गया किससे, बॉम्बे से। मतलब ये कि सिंध अब एक अलग प्रोविंस बन चुका था। ठीक है, स्प्लिट होता है, किसके बीच में स्प्लिट होता है, बिटवीन ओडिशा एंड बिहार। मतलब अब बिहार अलग हो गया, ओडिशा अलग हो गया। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे होती है वो ये है कि बर्मा अब इंडिया से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाता है। ठीक है, बर्मा अब कंट्रोल में नहीं रहता है। 3 चीज़ें हमने देख ली, सिंध को अलग कर दिया बॉम्बे से, स्प्लिट हो गया ओडिशा और बिहार का, और बर्मा अब हमारा हिस्सा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अब तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो मेन हिस्सा था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं, आगे देखने वाले हम कि किस तरह से इंडिपेंडेंस जो एक्ट था 1947 का, वहाँ तक हम कैसे पहुँचते हैं, उसकी कुछ स्टोरी लाइन हम समझ लेते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, बट मेरे साथ आप जो डेट एंड इवेंट्स वगैरह है उन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं बैकग्राउंड। एज़ यूजुअल बैकग्राउंड में सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट होता है अगर इंडिया से बाहर चले, वो है वर्ल्ड वॉर 2। एम आई राइट? सितंबर 1939 से लेकर 1945 तक ये वॉर चलती है, जिसने पूरे विश्व के अंदर जियोपॉलिटिक्स को काफ़ी अफेक्ट किया था। यहाँ पे कौन कौन थे देख लेते हैं एक बार, किसकी लड़ाई चल रही थी। तो एलाइड पावर वर्सेस एक्सिस पावर की लड़ाई थी यहाँ पे। ठीक है, एलाइड में कौन कौन था, ऑब्वियसली ब्रिटेन, ठीक है, फ्रांस, यूएसएसआर, इसकी एंट्री होती है 1941 के आसपास, और एट द एंड ऑब्वियसली यूएसए, इसके बाद ही इसकी एंट्री होती है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जहाँ यूएसएसआर होगा वहाँ यूएसए होगा ही। सामने कौन था एक्सिस पावर में, इनके अपोज में जर्मनी, ठीक है, जापान, और लास्ट में था इटली। हम सब जानते हैं कि इसमें किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है। एक्सिस पावर हार जाते हैं, जर्मनी जो हिटलर साहब का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो जाता है। जापान में भी हिरोशिमा नागासाकी का जो बहुत बड़ा हमें डिज़ास्टर देखने मिलता है, न्यूक्लियर अटैक, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इटली की भी कुछ हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें ये लगता है कि जीते यहाँ पे एलाइड पावर्स, मतलब इनके मज़े होंगे, लेकिन नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस ये दोनों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, क्योंकि इस वॉर के अंदर इनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें देखते हैं यहाँ पे 1941 का जो होता है अटलांटिक चार्टर। अभी हम एक्ट तक पहुँचे नहीं है, वहाँ तक बस ध्यान देने की बात है कि जो अटलांटिक चार्टर होता है ना, उसके अंतर्गत यूएसए फ्रांस और ब्रिटेन को कहता है कि हम इस वॉर में एंटर ज़रूर होंगे,
लेकिन एक कंडीशन, क्या कंडीशन, कि ब्रिटेन और फ्रांस अपनी जो कॉलोनीज थी उन्हें छोड़कर डीकॉलोनाइज करेगी। हम सब जानते हैं यूएस अपने आप को लैंड ऑफ फ्री कहता है, ठीक है। मतलब ये कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए थी कहाँ पे, जो कॉलोनीज थी ब्रिटेन और फ्रांस की वहाँ पे, क्योंकि अब यूएस भी आगे आ रहा था, ठीक है, उसका बहुत बड़ा स्टेक बन रहा था धीरे धीरे जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत। तो अब यूएस ने कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस अपनी अपनी कॉलोनीज को डीकॉलोनाइज करो, तभी मैं आपकी हेल्प करने आ पाऊँगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंतर्गत। और अंडर द एटलांटिक चार्टर ऑफ 1941 फ्रांस और ब्रिटेन ये बात मान जाते हैं, और जैसे तय किया होता है वॉर ख़त्म होने के बाद अपने अपने कॉलोनीज को डीकॉलोनाइज ये लोग करने लगते हैं, ठीक है। ये हो गया मोटा मोटा बैकग्राउंड, हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, अपने कहाँ तक पहुँचे थे, तो 1939, ठीक है। 35 का एक्ट हमने समझ लिया। अब 1939 वाइसरॉय कौन थे, लिनलिथगो, ठीक है, अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। इंडियंस की डिमांड क्या क्या थी यहाँ पे, इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इंडियन सब बहुत गुस्से में थे कि भाई हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के हाथ में पावर ट्रांसफ़र कर दीजिए और आप यहाँ से चले जाइए। कहाँ पे, सेंटर पे ऑब्वियसली, है ना, वरना ये लोग वही कहेंगे कि ठीक है डोमिनियन देते हैं वगैरह। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं, इंडियंस गुस्से में थे, उन्होंने कहा कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए सेंटर पे, आप जाइए यहाँ से। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी इंडियंस की डिमांड, कि आफ्टर द वॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हमें समझना है वो ये है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारी बात मानी है। मतलब ये कि ब्रिटिशर्स एग्री हो जाते हैं कि ठीक है हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, लेकिन इन रिटर्न हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडिया के सोल्जर्स, किसमें, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, ताकि ये लोग लड़ पाए दूसरे एंड पे फॉर ब्रिटिशर्स, ठीक है। और इसी एक्सचेंज के बदले हमें डोमिनेंट स्टेटस दिया जाता है, आगे चलकर हम देखेंगे, ठीक है। अब 1939 हमने देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं 1940। एग्जैक्ट अगर डेट देखने जाए तो 23 मार्च 1940 के अंदर मुस्लिम लीग जो होती है वो एक रिजोल्यूशन लाती है। रिजोल्यूशन का नाम होता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन। जी हाँ, जिसने हमें 47 के पार्टीशन में बहुत रुलाया है, वही रिजोल्यूशन ये है। पाकिस्तान का जो नाम है ना वो तो 1933 में ही आ गया था। एज अ फैक्ट हम याद रखते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी रहमत अली जो थे, उन्होंने पाकिस्तान का जो वर्ड है वो प्रपोज कर दिया था 1933 के अंतर्गत। हमें बस एज अ फैक्ट याद रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग पाकिस्तान रिजोल्यूशन लाती है। अब थोड़ा आगे बढ़े, मार्च के बाद आता है अगस्त महीना, अगस्त 1940, जहाँ पे आता है अगस्त ऑफर, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझ लेते हैं। वाइसरॉय कौन है, इस वक्त भी लिनलिथगो ही है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस अगस्त ऑफर में क्या क्या बातचीतें हुई है। बैकग्राउंड वही याद रखना कि कांग्रेस की जो डिमांड थी, ब्रिटिशर्स की जो डिमांड थी कि हमें भारत के अंदर कांग्रेस का कोऑपरेशन चाहिए, ठीक है। इसी को लाने के लिए अगस्त ऑफर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहली बात क्या हुई थी, डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया, ठीक है। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, अगर हम मोटा मोटी देखें तो लीगल पावर्स और पॉलिटिकल पावर्स सारी ही स्टेट के हाथ में होती है। बस जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है ना, जैसे कि आज के टाइम पे हेड ऑफ़ द स्टेट हमारा कौन है, कमेंट्स में बताइए। डोमिनियन स्टेटस के अंतर्गत हेड ऑफ़ द जो स्टेट होता है वो कौन होगा, ब्रिटेन का क्राउन, राइट, यानी कि जो मोनार्क हो गया, यहाँ की किंग हो गए, वहाँ की क्वीन, जो भी हो। डोमिनियन स्टेटस में हेड ऑफ़ द स्टेट कौन रहता है, वहाँ का मोनार्क रहता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या डिस्कस की गई थी कि आफ्टर द वॉर क्या हमें चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो हमारा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो जाती है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर डिमांड किसकी हुई थी, कौन होने चाहिए, सारे ही इंडियंस रहने चाहिए,
ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। फिर छोटी मोटी बातें होती है जैसे एक्सपांशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया विथ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मेंबर्स। ठीक है, एक और बात होती है नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द माइनॉरिटीज़, है ना। तो ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 1941 आ जाता है, यहाँ पे होता है कांग्रेस का खेल। लिमिटेड सत्याग्रह शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? लिमिटेड सत्याग्रह, जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह, ठीक है ना। ये सब चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में देखते हैं, यहाँ पर बस एज ए रेफरेंस हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए 1941 अब हम ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा अब क्या होता है। मार्च 1942, मार्च 1942 आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने क्या लिखा है। क्रिप्स मिशन आ जाता है इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, जिन्हें गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, सटायर था उनका, पोस्ट डेटेड चेक। किसको? क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन में क्या क्या बातें की जाती है? ठीक है भैया, डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे, है ना, ब्रिटिशर्स एग्री करते हैं, डोमिनियन स्टेटस हम दे देंगे। वॉर के बाद हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना देंगे जिसमें सिर्फ इंडियन होंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पे हमें देखने जैसा ये है, ध्यान दीजिएगा कि एनी प्रोविंस नॉट विलिंग टू जॉइन द यूनियन ऑफ इंडिया कैन मेक देयर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कैसी बात कर दी यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कि अगर कोई प्रोविंस यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ज्वाइन होना नहीं चाहता है तो उनके पास फ्री हैंड रहेगा कि वो यूनियन ऑफ इंडिया से सेपरेट हो जाए और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना ले। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे। ठीक है, रिज़ल्ट क्या आता है इस क्रिप्स मिशन का, हम देख लेते हैं। रिज़ल्ट कुछ खास नहीं था, इसको अपोज किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको अपोज किया। ठीक है, क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी मुस्लिम लीग की कि हमें भैया एक नहीं बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, वन फॉर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर फॉर पाकिस्तान। यानी कि जो मुस्लिम स्टेट उन्हें चाहिए था उसके लिए भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्हें चाहिए थी। ठीक है, और इसी के रिज़ल्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है कि द मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट ऑफ गांधी हमें देखने मिलती है। क्या है ये मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट ऑफ गांधी? भैया क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, स्लोगन भी देते हैं वो, डू और डाई, भैया करो या मरो। इसे हम मोस्ट अनगांधीयन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे गांधी जी ने फ्री हैंड दिया कि भैया अब या तो करो या मरो, जो भी हो, हमें जो भी करना है, इंडिया को आज़ादी दिलवा के रहनी है। इसीलिए इसे मोस्ट अनगांधीयन मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और ये स्लोगन आज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम ही ऐसी है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भैया, यूपीएससी को क्लियर करना ही है। और वो कैसे होगा? उद्भव के साथ रह के होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1946 क्या आता है? कैबिनेट मिशन प्लान। मार्च 1946 के अंतर्गत आता है कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड ये ऐसा होता है कि जो विंस्टन चर्चिल थे वो इलेक्शन हार जाते हैं और उनकी जगह एक नए पीएम आते हैं ब्रिटेन के अंदर। कौन आता है? क्लेमेंट एटली। ठीक है, आगे चल के हम जो एटलीस्ट डिक्लेरेशन समझेंगे उसके अंदर इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल ये इतना याद रख लीजिए कि कैबिनेट मिशन प्लान आ चुका है, क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, अब इस प्लान के अंतर्गत क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है देखते हैं। रिजेक्शन ऑफ डिमांड ऑफ पाकिस्तान। वाह, कैबिनेट मिशन प्लान ने इनकी जो डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि भाई पाकिस्तान तो हम नहीं बनने देंगे। और क्या अच्छी बात कहते हैं कि ठीक है भैया,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो, जिसके अंतर्गत 296 मेंबर और 93 मेंबर का डिवीज़न होगा। 296 जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के मेंबर थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर थे, ठीक है। अब जो 296 मेंबर थे ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे थे। कहाँ से इलेक्ट होके आ रहे थे? प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में से उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा था, ठीक है। और 93 मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट खुद अपने यहाँ से नॉमिनेट करके भेज रही थी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट्स का बाइफर्केशन भी होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आगे चलकर हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, तो उस वक्त हम देखेंगे कि किस तरह से स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो वहाँ पे इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट ए, बी और सी में, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि यहाँ पे स्टेट्स का डिवीज़न किया जाता है। अब एक कैबिनेट मिशन प्लान जो है ना, उसका एक मेन एम हम देख लेते हैं कि उसका मेन एम क्या था। उसका एम ये था, यूनिफाइड इंडिपेंडेंट इंडिया को बनाना। एम हमने क्यों देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान ने जब इतनी अच्छी बातें कही है, मतलब यही होगा कि इसका रिज़ल्ट कुछ पॉजिटिव ही आया होगा, लेकिन नहीं, कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है अल्टीमेटली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका अपना मेन एम तो अचीव किया ही नहीं ना, कि इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए जो चाहिए था वो तो किया ही नहीं, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सितंबर 1946, मुझे पता है कि थोड़ा लेट हो रहा है, मतलब आज वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, हम होने देते हैं, क्योंकि 1946 पे आ चुके हैं, क्यों ना हम इंडिपेंडेंस दिला कर ही वापस जाए। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में। चलिए, सितंबर 1946 फर्स्ट इंटरिम या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे बनती है, ठीक है। मतलब ये कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड ऑल द पोर्टफोलियोज विल बी कम्प्लीटली अंडर इंडियंस। इसलिए मैंने इसे इंटरिम गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहा है। क्यों? क्योंकि जो वाइसरॉय की जो काउंसिल थी ना, वो काउंसिल के अंदर अब सारे ही मेंबर्स इंडियंस होंगे। कौन होंगे? इंडियंस। सिर्फ इकलौता जो नॉन इंडियन था ना, वो कौन था? वाइसरॉय खुद। उसके अलावा सारे मेंबर्स कौन थे? इंडियंस थे। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फिर जो इस काउंसिल के अंदर मेंबर्स थे ना, उसमें से 5 मेंबर्स तो मुस्लिम लीग के भी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से ये कहा कि देखो भैया, पाकिस्तान की मांग मत करो, ठीक है, हम आपको यहाँ पे जो मेन काउंसिल है ना उसके अंदर बिठा रहे हैं। चलो बिठा तो दिया, और क्या हम, अरे आपको फाइनेंस जैसा बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी हम दे रहे हैं। कैसे? मिस्टर लियाकत अली खान जो थे ना, उनको फाइनेंस सेक्टर दिया गया अपने अंतर्गत। तो मुस्लिम लोग का इतना सारा इंक्लूजन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अश्योर किया था। लेकिन हमें सब पता है कि क्या होता है आगे। नवंबर 1946 मोहम्मद अली जिन्ना जो थे और मुस्लिम लीग ने रिज़ाइन कर दिया इसी काउंसिल में से, पोर्टफोलियो अपने अपने रिज़ाइन कर दिए, और उन्होंने सीधा कह दिया कि अब होगा डायरेक्ट एक्शन फॉर पाकिस्तान। हमें नहीं चाहिए आपके कोई पोर्टफोलियोज, हमें नहीं चाहिए कोई आपकी मिनिस्ट्रीज, हमें चाहिए हमारा अपना अलग मुस्लिम स्टेट पाकिस्तान। मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया। किस में से विड्रॉ कर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से। अब किसी भी बात पे राज़ी हो ही नहीं रहे थे ये लोग, मुस्लिम लीग जो थी। इस बीच इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946। हम सबको याद होना चाहिए डेट। यहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का आज का, इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ये सब काम शुरू कर दिया था अपना, ठीक है। और प्रिसाइज होकर चलते आगे, 20 Feb 1947 इटली याद है हम सबको। यहाँ पे आ जाता है एटलीज डिक्लेरेशन। क्लेमेंट एटली जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने कुछ डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? उन्होंने डिक्लेयर की एक डेडलाइन। कैसी डेडलाइन? कि भैया 30 जून
30 जून 1948, डेट याद रखिएगा कि 30 जून 1948 तक इंडिया के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट पावर ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। मतलब ये कि ब्रिटिशर्स इस तारीख के बाद इंडिया में नहीं रहेंगे, 30 जून 1948। अब भैया जब क्लेमेंट एटली ने खुद ये डेडलाइन दी है कि 1948 को हम फाइनल डिवीज़न देखने वाले हैं, तो हमें देखने मिलता है कि 47 का पार्टीशन और जो वायलेंस इतना सारा होता है वो कैसे हुआ, वो भी समझना ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो अब तारीख है 3 जून 1947। एक प्लान आता है, इसे कौन लाता है पता है? माउंटबेटन जी। ये वही माउंटबेटन है जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर रह चुके हैं। माउंटबेटन प्लान लाते हैं जिसे कि पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। यहाँ पे पता नहीं ये लोग एग्री कर लेते हैं कि ठीक है पार्टीशन भी हम करेंगे। माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत यहाँ पे पार्टीशन की परमिशन दे दी गई। मतलब ये कि अब पाकिस्तान अलग रहेगा और इंडिया अलग रहेगा, और इसी एक्ट को लाया जाता है जिसे हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यानी कि इसी एक्ट के अंतर्गत फाइनल डिक्लेरेशन होता है किसका? इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन यहाँ पे हो जाता है। इसी एक्ट को हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा किस तरह से आगे प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, फिर तो 26 नवंबर 1949 हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, 26 जैन 1950 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया जाता है, और इस तरह से हम 1950 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो भैया 1947 से लेकर 50 तक, इस बीच जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका 50 तक, तब तक हम जो कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे थे वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? तो याद कीजिए हमारा प्रीवियस वीडियो जिसके अंदर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने काम किया था इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का 47 से लेकर 50 तक के बीच में। मतलब इस बीच हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत। सो गाइस, आई होप आपको ये जो प्रोसीजर है समझ में आया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसी एक्ट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15, 1947। मतलब ये कि अब पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ दिया था और हमें आज़ादी मिल गई थी इतने सालों के ब्रिटिश राज के बाद। ठीक है, सो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, नो वरीज। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे पॉलिटिक का एक नया चैप्टर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बहुत हम देखेंगे। उसके बाद से प्रीएम्बल वगैरह से हम पॉलिटिक को फुल फ्लेज वे में शुरू कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको बहुत स्लो लगा है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। पिछले वीडियोस को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि लिंक अगर एक बार टूट गई तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी हमने स्टोरी लाइन के हिसाब से समझा है, तो आपको समझ में आया होगा। थोड़े टाइम बाद आप इस चीज़ को भूल ना जाए, इसके लिए एक ही है, रिविजन इज़ द की। ठीक है, सो दिस इज़ जतिन रावल फाइनली साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।